दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद्या में दिवाकर में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम एक रिवीजन क्लास पढ़ेंगे और वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति। वैसे अगर आपने 1857 की क्रांति के फुल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वहां देख सकते हैं। वहां वीडियो के पार्ट डाले हुए हैं 1857 क्रांति वाले, तो वहां जरूर देखें। इसके बाद में हम उसी रिवीजन की बात करते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो कैसे हुई है, कब हुई है, उनके चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि क्रांति हुई वो पूरे संपूर्ण भारत में हुई थी। और क्रांति जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों की दमनकारी जो नीतियां थी या अंग्रेजों को यहाँ उन दमनकारी नीतियों को खत्म करने या उनके अत्याचार अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध जो भारतीय सैनिक या जनता जो इकट्ठी हुई है अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया है वही 1857 की क्रांति का विद्रोह कहलाता है। जो क्रांतिकारी हैं वो हमारे भारतीय सैनिक या जनता है जिन्होंने क्रांति की है। तो हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति राजस्थान के अंतर्गत है। तो देखो अंग्रेजों ने हमारे भारत में या राजस्थान में जो भी है शासन कर रहे हैं और उन्होंने एक अपने प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए या प्रशासन चलाने के लिए एक कड़ी बाई कड़ी प्रशासन बना रखा है। जैसे भारत में जो होता था मुखिया, अंग्रेज मुखिया, उसको गवर्नर जनरल या वायसराय कहते। उसके बाद में उनसे नीचे राज्यों में होते थे, राज्यों में होता था वो एजीजी होता था, यानी कि उस गवर्नर जनरल का एजेंट, जिसे हम कहते हैं एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल हर यानी कि जो राज्य होते थे उसका अंग्रेज मुखिया हुआ करता था। सबसे बड़ा अधिकारी होता था राज्य का वो एजीजी होता था और भारत का जो मुखिया होता था वो जीजी यानी गवर्नर जनरल होता था। तो हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में इन्होंने अपना प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए करने के लिए 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। जरूर याद रखें 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की जिसका मुख्यालय अजमेर को बनाया था। बस अजमेर के बाद में इसका एक गर्मियों के समय एक दूसरा मुख्यालय या केंद्र और बनाया था, वो था माउंट आबू। जो गर्मियों में चले जाते थे, अंग्रेज थे, ज्यादा गर्मी लगती थी ऐसा कह सकते हैं। तो 1832 इसका जो मुखिया हुआ या राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुखिया होता था या एजेंसी का जो मुखिया होता था वो एजीजी होता था यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजपूताना का पहला एजीजी या एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था मिस्टर लॉकेट। कौन था? मिस्टर लॉकेट। अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के दौरान। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का जो मुखिया था या एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड बिस्माउंट कैनिंग यानी कि कैनिंग। ये कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के दौरान। अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें तो वो था लॉर्ड पॉमस्टन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो अब हम बात करते हैं, देखो जो ये क्रांति हुई है वो मुख्यतः आपके जो कैंट एरिया कह सकते हैं या सैनिक छावनियां कह सकते हैं उनमें हुई या उनके सैनिकों ने अधिकतर शुरुआत की है। तो जिसके कई कारण रहे उनकी भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 1857 की क्रांति के समय अगर हमारे राजस्थान में बात करें तो 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी जिनमें यह विद्रोह होना था, जिसमें एक ट्रिक है एनी व्याना देगा, एरनपुरा, नीमच, नरसिंहराबाद, खैरवाड़ा, ब्यावर और देवली। ये 6 सैनिक छावनियां थी। एरनपुरा वो आपकी नसीराबाद अजमेर में है, एरनपुरा पाली में है, ब्यावर अजमेर में है, उसके बाद देवली टोंक में है, खैरवाड़ा उदयपुर में है और एरनपुर आपकी पाली में है और नीमच आपके मध्य प्रदेश में। एकमात्र सैनिक छावनी जो राजस्थान से बाहर थी वो थी नीमच सैनिक छावनी। अगर इनमें से बात करें तो 6 में से 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी राजपूताना की जिन्होंने इस क्रांति में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। वो थी आपकी खैरवाड़ा और ब्यावर। खैरवाड़ा और ब्यावर 2 थी जो बिल्कुल बाहर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इस 1857 की क्रांति के दौरान भारत का जो राजपूताना का एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने विभिन्न रियासतों में अपने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे। क्या कर रखे थे? बहुत पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे और जिनका काम क्या था कि जो रियासत के जो राजा हैं उनके साथ मिलजुल करके काम करना और नियंत्रण रखना था, ये उनका काम था।
तो अगर हम बात करें, जैसे भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो मॉरिशस था, जयपुर का ईडन था, कोटा का वर्टन था, जोधपुर का मैक मौसम था, उदयपुर का शावर्स और सिरोही का जेडी हॉल था। सिरोही का जेडी हॉल था। ये थे 1857 क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, जिन्हें शॉर्ट में पीए के नाम से भी जानते हैं। तो अगर याद रखना चाहें तो वैसे मैंने फंडा बता रखा हुआ, आप डिटेल में जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहां फुल डिटेल में बताया है क्या किस तरह से उनको याद कराएंगे। जैसे भरतपुर मोरी चारबाग मोरिशन याद हो जाएगा, जयपुर में ईडन गार्डन क्रिकेट का मैदान है तो ईडन वहां से याद हो जाएगा, कोटा में बर्टन था तो कोट में बटन, ऐसे बटन से बर्टन हो जाएगा। जोधपुर का मौसम, यानी जोधपुर में जो विषम परिस्थिति उल्टा मौसम होता है उसको देखकर मौसम याद आ जाता है, तो ऐसे करके मौसम याद कर सकते हैं। तो मैक मौसम है, तो ये है। तो अब अगर राजाओं की बात करें तो जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय था, उसके बाद में कोटा में भी राम सिंह द्वितीय था, राम सिंह हाड़ा, या वो राम सिंह द्वितीय है, बूंदी में भी राम सिंह हाड़ा था। उसके अलावा आपके करौली में मदन पाल था, भरतपुर में जसवंत सिंह थे जो कम उम्र के थे उस समय, और इसके अलावा आपके उदयपुर में फतेह सिंह थे, स्वरूप सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह थे और जोधपुर में तखत सिंह थे। तो ये मुख्य राजा थे जो 1857 क्रांति के समय जो अक्सर करके बाय द वे पूछ ले पेपर में। तो अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले कहां से शुरू हुई। तो राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद सैनिक छावनी है जहां से 1857 की क्रांति हुई है। 28 मई 1857 को 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। और वैसे इसकी जो तारीख निश्चित की गई थी वो पूरे संपूर्ण भारत में 10 मई 1857 की तारीख निश्चित की गई थी। कब की गई थी? 10 मई 1857। लेकिन यहाँ कब प्रारंभ हो गई? 28 मई 1857 को ही क्रांति प्रारंभ हो जाती है। राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति नसीराबाद सैनिक छावनी से होती है, 28 मई 1857 को है। जबकि भारत में क्रांति की जो तारीख निश्चित की गई थी वो 10 मई 1857 निश्चित की गई थी। कब? 10 मई 1857। जबकि राजस्थान में कब प्रारंभ हुई? 28 मई 1857। राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को प्रारंभ होती है। जबकि भारत में जो निश्चित की गई थी तारीख वो निश्चित की थी 31 मई 1857। भारत में क्रांति जो प्रारंभ हुई है वो 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी से होती है। कहां? मेरठ सैनिक छावनी से। कब? 10 मई 1857 को। लेकिन हम राजस्थान जीके की बात करें, राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी से क्रांति प्रारंभ होती है। उसके बाद वैसे अंत की बात करें तो इसका अंत है वो सीकर में हुआ था। ठीक है ना? 1857 की क्रांति का अंत। इस क्रांति की जो प्रतीक थी वो थी कमल और चपाती। क्या थी? कमल और चपाती। तो उसके माध्यम से संदेश या इसका प्रसार किया गया था 1857 की क्रांति का। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो 6 सैनिक छावनियां थी उनमें जो मुख्य सैनिक छावनियां उनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे विद्रोह हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखो कारण जो है वो तो है ही, जिसका तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस थे जो एनफील्ड राइफल्स में डालने से पहले सैनिकों को उन्हें दांत से काटना पड़ता था, जिससे कि उनका धर्म है हिंदू या मुसलमान, उनका धर्म भ्रष्ट होता था। उस वजह से सैनिकों में असंतोष था। तो ये तात्कालिक कारण माना जाता है। बाकी के और आपके कई कारण, बहुत सारे कारण हैं जिसमें सामाजिक कारण आता है, आर्थिक कारण भी आते हैं, राजनीतिक कारण भी आते हैं, जिसमें गोद निषेध की नीति इंपॉर्टेंट थी कि कोई राजा के संतान नहीं है तो अगला राजवंश आगे वंश चलाने के लिए वो कोई पुत्र है वो गोद नहीं लेता था, जिससे कि वो रियासत है वो क्या है, एक रियासत बिल्कुल खत्म हो जाती और वहां उस रियासत पे किनका अधिकार हो जाता? अंग्रेजों का प्रशासन अधिकार हो जाता था। तो इस तरह से ये गोद निषेध की नीति थी जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। वो भी भारतीयों में या राजाओं में एक असंतोष का कारण था। तो इस तरह से कई कारण रहे हैं, उन पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि वो चीज मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, सारी चीजें हैं। तो इसके बाद में अब अगर बात करें एक एक राजस्थान में क्रांति की किस किस जगह कब कब हुई है, तो उसकी बात करते हैं कि सबसे पहले नसीराबाद सैनिक छावनी से स्टार्ट करते हैं। तो नसीराबाद सैनिक छावनी में 27 मई 1857 की बात थी।
तो हुआ क्या था, उससे पहले मेरठ से कुछ एक सैनिक टुकड़ी आई थी, 15वीं टुकड़ियां, जिसे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री हम कह सकते हैं। तो वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री अजमेर आई हुई थी। तो अजमेर में क्या था, अंग्रेजों का खजाना था। किसका खजाना था? हर यानी कि जो गोला बारूद वगैरह या एम्बिशन था, वो पूरा खजाना कहाँ था? अजमेर में ही था। तो उस वजह से जब उनको पता चला उसको एजीजी को, पैट्रिक लॉरेंस को, तो उन्होंने सीधा आदेश दे दिया था कि ये जो मेरठ से सैनिक छावनी आई है या सैनिक टुकड़ी आई है, उसको अजमेर से कहा नसीराबाद भेज दो। क्यों? क्योंकि देखो उनके मन में ये था कि ये जो क्रांति आई, ये जो लोग आए हैं, क्रांतिकारी आए हैं, इनके दिमाग में क्या होगी, क्योंकि वहां मेरठ में सैनिक वो क्रांति भड़क उठ चुकी है, तो शायद हो सकता है उनके दिमाग में ये चीज हो। तो इस बात को करके, ऐसा सोच करके अंग्रेजों ने उनको कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया था। किसको? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को। यहाँ नसीराबाद में पहले ही एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और मौजूद थी। 27 मई का एक वाक्य आता है कि एक बख्तावर नाम का एक सैनिक होता है और वो प्रीचयार्ड नामक एक अंग्रेज अधिकारी से पूछता है। और क्या पूछता है? क्यों पूछता है? क्योंकि अंग्रेजों ने उन भारतीय सैनिकों के हथियार जब्त कर लिए थे, रखवा लिए थे, और उनकी निगरानी की जा रही थी, यानी अलग से। और कुछ बाहर से भी सैनिक टुकड़ी अंग्रेजों की स्पेशल मंगा ली थी। तो ऐसा सोच करके जो बख्तावर थे, उन्होंने प्रीचयार्ड से पूछा कि क्या हम पर विश्वास नहीं है आपको, जो आपने बाहर से टुकड़े मंगाया, हमारे हथियार जब्त कर लिए? तो कहा जाता उसने कोई जवाब नहीं दिया था। प्रीचयार्ड ने जब जवाब नहीं दिया तो उनके मन में असंतोष आ गया, सैनिकों के मन में। तो सैनिकों ने फिर अगले ही दिन 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और जिसका साथ दिया था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। अब बात आती है कि इस विद्रोह में मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी दोनों जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे, वो मारे गए। कैप्टन हार्डी और लॉक वगैरह थे, वो भी यहाँ घायल हो गए थे और अपनी मुश्किल से जान बचा पाए थे। और ऐसे विद्रोह करते हुए ये कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे थे। और दिल्ली में जो नेतृत्व, आपको पता है पूरे भारत में इसका नेतृत्व करने वाले थे वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे पूरे भारत में क्रांति का। जफर बहुत बदनसीब थे, जिन्होंने कहा था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में कट गए। अरे कितना बदनसीब है जफर, तुझे 2 गज जमीन ना मिल सकी कुएं यार में। तो वो जफर की थोड़ी सी बात थी, हमने कर ली। पर हम बात करें राजस्थान में क्रांति, तो इस तरह से ये क्रांति हुई है। कहां? नसीराबाद में। कब? 28 मई 1857, नसीराबाद अजमेर में। इसके बाद में फिर 3 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ होती है। कहां? नीमच सैनिक छावनी में। नीमच में जो नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो यहां भी ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा शपथ दिलवाई जा रही थी सैनिकों को कि हम अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहेंगे। लेकिन एक अवध के जो सैनिक थे, वो कहते हैं कि भाई क्या आपने हमारे साथ विश्वास दिया या वफादारी की है जो हम आपके साथ वफादार बने रहें। तो इस तरह से वहां एक कह सकते हैं उन्होंने शपथ लेने से मना कर दिया। और शपथ लेने से मना करते ही फिर अगले दिन यानी 3 जून को वहां क्रांति का बिगुल बज जाता है। तो क्रांति का बिगुल बजते ही जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों के पीछे पड़ जाते हैं, और जो अंग्रेजों की टुकड़ी थी या अंग्रेज थे उनके पीछे पड़ जाते हैं। अंग्रेज अपनी जान बचा करके भागते हैं, जिनका पीछा क्रांतिकारियों के द्वारा या सैनिकों के द्वारा किया जाता है। जो अंग्रेज थे, करीब 40 अंग्रेज अधिकारी स्त्री पुरुष बताए जाते हैं, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में डूंगला नामक स्थान है जहां पर रूंगाराम के घर में जाकर के शरण ली, लेकिन वहां जाकर के उनको क्रांतिकारियों ने घेर लिया। जब पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को पता चलता है कि हमारे जो सैनिक हैं या अंग्रेज अधिकारी वगैरह हैं वो मुसीबत में है, तो उनका सहयोग के लिए वो जाते हैं और वहां से उनको छुड़वाते हैं। उसके बाद में सावर्स उनको उदयपुर के महाराणा या मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के पास भिजवाते हैं उदयपुर। और जो स्वरूप सिंह है, महाराणा स्वरूप सिंह, वो पिछोला झील में गोकुल चंद मेहता की देखरेख में पिछोला झील में उनको रखवाते, यानी कि वहां कि अब तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रह सकते हैं, ऐसा।
तो इस तरह से वैसे उदयपुर की जनता ने, कहा जाता है कि जो सौवर्ष थे उनको गालियां दी थी, जनता ने गालियां दी थी। तो इस तरह से ये थी आपके जो नीमच में जो क्रांतिकारी था जिसने शपथ लेने से मना किया था वो था मोहम्मद अली बेग, है ना, याद रख सकते हैं कौन था, मोहम्मद अली बेग था। मैकडोनाल्ड वगैरह का संबंध है वो यहीं से आ जाता है, आटे में चूरे वगैरह, वो आटे में हड्डियों का चूरा वगैरह है, वो भी इसी नीमच सैनिक छावनी से जुड़ा हुआ है, जो अफवाह वगैरह फैली थी। इसके बाद में अगली क्रांति का नंबर आता है, तीसरी क्रांति पढ़ते हम, एरनपुरा सैनिक छावनी। देखो एरनपुरा सैनिक छावनी, इसका जो गठन हुआ था वो 1835 में हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर जो सैनिक टुकड़ी थी इस पर गलत आरोप लगा करके इसको खत्म कर दिया। तो उसके बाद में वो तो ठीक है, लेकिन क्रांति की बात करें तो यहाँ के जो क्रांतिकारी थे जिसमें आता है मोतीका है, शिवनाथ है, तिलक प्रसाद है, शीतल प्रसाद वगैरह है जिनके नाम आते हैं। यहाँ के सैनिकों ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। इसके बाद में इन क्रांतिकारियों का जो सहयोग दिया है, इन क्रांतिकारियों का सहयोग दिया है वो आउवा के ठाकुर थे, आउवा पाली में पड़ता है और उनका नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इनका साथ दिया है, और वो कैसे दिया है दोस्तों उसको हम जरूर देखें कि देखो ये किलेदार थे आउवा के। तो जोधपुर का जो राजा था तखत सिंह, उसने अपने अंग्रेजों का सहयोग दिया है, और अंग्रेजों का अंग्रेज जो मैक मौसन था, क्योंकि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मौसन था। तो मैक मौसन ने जोधपुर के राजा के साथ में सेना भेजी है, किसका दमन करवाने के लिए? ठाकुर कुशाल सिंह का या क्रांतिकारियों का दमन करवाने के लिए सेना भेजता है, जिसमें कहा जाता है कि काफी सेना भेजी गई थी, और तखत सिंह ने अपना सेनापति हीथकोट को भेजा था, और उनका एक सेनापति था ओनाड सिंह, ठीक है ना, ये अंग्रेज था ओनाड सिंह। तो उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ में युद्ध किया, और वो है 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ है, बीथोड़ा नामक स्थान पर, पाली में पड़ता है। तो यहाँ इनके मध्य युद्ध हुआ था। इसमें आलन यवास आउवा है वगैरह, आंसू वगैरह है। तो यहाँ के कुछ सैनिक भी आए हैं, जो जहाँ के किलेदार वगैरह था उन्होंने अपनी सेना भेजी। किसके साथ भेजी है? वो ठाकुर कुशाल सिंह के साथ भेजी थी। तो इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है, और इसमें जो हीथकोट था और ओनाड सिंह था वो मारे गए थे। तो जब वो मारे गए थे तो उनके अंग्रेजों में एक भैसा फैल गया, और राजा में भी भय फैल गया कि एक छोटे से कम सेना के क्रांतिकारियों ने हमारी इतनी बड़ी फौज को हरा दिया, और जो मुख्य सेनापति वगैरह थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह से फिर अगली बार 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1857 को चेलावास पाली में फिर दोबारा से इकट्ठे होते हैं। चेलावास पाली में फिर दोबारा से इकट्ठे होते हैं। तो वहां पर जो अब कौन आएगा साथ में? अब पॉलिटिकल एजेंट स्वयं आए थे, ठीक है ना। कौन? पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन स्वयं आया था, और किसके साथ में आया था? जो पूरे राजपूताना का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, उसके साथ में आया था। पैट्रिक लॉरेंस के साथ में आया था। तो फिर वही कौन? ठाकुर कुशाल सिंह सामने। तो उन दोनों जो आए थे को अब की बार बड़ी सेना के साथ में आए, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी वीरता का परिचय दिया कि ठाकुर कुशाल सिंह ने उनको भी पराजित कर दिया। पराजित ही नहीं किया था, मैक मौसन को मौत के घाट उतार दिया, और जो राजपूताना का कमांडर जिसको कहते हैं एजीजी, वो भी घायल होकर के युद्ध मैदान को छोड़ करके भाग गया। तो आप देख सकते हैं कितना भयंकर युद्ध लड़ा होगा उस वीर ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो दोस्तों इस तरह से इसे चेलावास के युद्ध में भी वो पराजय का सामना करते हैं लोग। इसके बाद में फिर ये ठाकुर कुशाल सिंह विजयी होते हैं। तो अब जो एक और बड़ा भय पैदा हो गया, और ज्यादा भय पैदा हो गया अंग्रेजों में कि इन्होंने जो राजपूताने का मुखिया था उसको भी पराजित कर दिया। तो अब ऊपर बारी है किसकी?
हाँ, एक चीज यहाँ पर जो मैक मॉसन था उसके सर को काट दिया था और क्रांतिकारियों ने उसके सर को काट करके घुमाया और जो आओबा का किला है उस पर टांग दिया था, आओबा के किले पर टांग दिया था। इस चीज को भी याद रखें। इसके बाद में फिर अगली सेना आई, भारी भरकम सेना आई है। कौन भेजता है? जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, वो कैनिंग होम्स के नेतृत्व में सेना भेजता है। और होम्स बड़ा खतरनाक आदमी है, वो आता है तो अब वो सामना नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ एक केंद्रीय नेतृत्व और कहाँ एक छोटा सा क्षेत्र से नेतृत्व करने वाले। तो उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह है उस जगह को छोड़ देते हैं और इधर को आ जाते हैं। आपके शलूमर वगैरह है और इधर को कोठारिया वगैरह है, तो इधर को निकल आते हैं। तो यहाँ पर फिर ये जो जोध सिंह है, केसरी सिंह वगैरह है, ये इनका ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग देते हैं। लेकिन लास्ट में फिर ये अपना आत्मसमर्पण भी कर देते हैं ठाकुर कुशाल सिंह। हाँ, आत्मसमर्पण करने से पहले जो वहां होम्स आया था, कहा जाता है कि इनकी ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी जिसका नाम था शुगाली माता, जो 54 हाथों वाली और 10 सिर वाली देवी थी। कुशाल सिंह की कुल देवी, उनको ले जाते हैं और अजमेर ले जाते हैं, तो वो भी है। इसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद में इन पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाता है और उसका नाम है टेलर कमीशन। तो आप याद रख सकते हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए टेलर कमीशन नियुक्त किया जाता है। टेलर कमीशन आप ऐसे याद रखें ना, यानी कि टेलर कुशल होना चाहिए, ठीक है ना। टेलर कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए। टेलर से टेलर कमीशन और कुशाल से कुशल सिंह। तो इस तरह से इन्होंने कह सकते हैं समर्पण कर दिया। जो एक जांच कमेटी है वो बिठाई गई है। लेकिन बहुत अच्छी बात कहेंगे कि उस टेलर कमीशन ने भी ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया और उनको छोड़ दिया कि भाई इनका कोई दोष नहीं। तो बहुत बड़ी बात है कि अंग्रेजों के टाइम पर वो कोई कमीशन बैठा और उसने किसी भारतीय को निर्दोष साबित किया, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो मुश्किल है ये चीज कि उनको निर्दोष साबित किया जाए। तो इस तरह से ठाकुर कुशाल सिंह निर्दोष साबित हुए हैं। इसके बाद में अगला हम जो क्रांति पढ़ेंगे ये थी 1857 का, हाँ, एरिनपुरा में सैनिक विद्रोह या क्रांति। इसके बाद में हम और देखते हैं कि जहां पर कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी फिर भी जबरदस्त विद्रोह हुआ। तो आप सोच सकते हैं कौन सा क्षेत्र है, कौन सी जगह है वो, तो वो है कोटा। कोटा में क्रांति पड़े अगली, तो वो है 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह होता है। और कोटा में जो विद्रोह होता है किसके नेतृत्व में होता है? जयदयाल और रिसालेदार मेहराब खां के नेतृत्व में। तो कहा जाता है कि जब इनके विरुद्ध जब ये क्रांति का नेतृत्व करने की सोचते हैं, जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, तो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर वर्टन। तो मेजर वर्टन कहता है कि भाई तुम्हारे जो राजा से, वहां के जो राजा थे राम सिंह द्वितीय, उनसे कहता है कि ये जो 2 व्यक्ति हैं उनको अपनी सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दो। इस बात का पता चल जाता है लोगों को, क्रांतिकारियों को पता चल जाता है। जब उनको पता चलता है कि ऐसी ऐसी साजिशें अंग्रेजों के द्वारा रची जा रही है, तो उन क्रांतिकारियों ने, जनता ने मैकमोशन सहित जो राजा हैं राम सिंह द्वितीय उनको बंद कर दिया। और मैकमोसन उसके 2 बेटे आर्थर फ्रैंक और डॉक्टर सैडलर व कांटम, इनको मौत के घाट उतार दिया था। जिसने सहयोग दिया था भवानी पलटन वगैरह थी, उन्होंने सहयोग दिया था क्रांतिकारियों का। तो इस तरह से वहां भी कोटा में जबरदस्त क्रांति हुई है। और जिसमें जो बताया मेजर वर्टन है, सैडलर, कांटम और आर्थर फ्रैंक वगैरह है, इनको मौत के घाट उतार दिया। और जो आपके मेजर वर्टन, उनके सर को काट दिया और भाले में टांग करके पूरे कोटा शहर में घुमाया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कोटा में घुमाया गया था, ठीक है ना। और सिर किसका लटकाया गया था? मैकमोसन जोधपुर वाले का सिर द्वार पर या किले पर लटकाया गया था। तो इस तरह से कोटा में भी क्रांति हुई है। तो अब कोटा में जो ये क्रांतिकारी, इन्होंने राजा को नजरबंद कर दिया है किले में ही, वही महल में नजरबंद कर दिया कि अब तुम इसमें अंदर रहो, हम चलाएंगे शासन। तो कहा जाता है कि जयदयाल मेहराब खां वगैरह इन्होंने अपने नियंत्रण में ले ली है पूरी पावर और करीब 6 महीने तक इन्होंने शासन किया है। अब अंदर से ही राम सिंह द्वितीय ने लेटर लिखा है, किसके लिए लिखा है? ऊपर लिखा
कैनिंग वगैरह के लिए। तो वहां से फिर सेना भेजी जाती है रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है कि वहां से राजा को मुक्त कराओ, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, देख के तो आओ। तो सेना, बड़ी सेना जाती है, जिसके साथ में करौली के शासक है मदनपाल, है ना, करौली के शासक मदनपाल है, वो साथ आते हैं रॉबर्ट्स के साथ में, और क्रांति और अपनी पूरी सेना के साथ आते हैं। तो कहा जाता है कि वो क्रांतिकारियों का दमन करते हैं, और यहाँ जो जयदयाल हैं वो भाग जाते हैं कई जगह, ग्वालियर वगैरह, जयपुर वगैरह चले जाते हैं। लेकिन इनका कोई एक कालिया का, इन पर 12,000 रुपए का इनाम रखा जाता है। कोई कालिया नाम का कोई विश्वासघाती व्यक्ति है, वो इनको बता देता है, और इस तरह से ये भी पकड़े जाते हैं। तो इन दोनों को फांसी हो जाती है, जयदयाल और मेहराब खां दोनों को ही फांसी पर लटका दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ कोटा में भी क्रांति का अंत होता है। वैसे करीब 6 महीने तक इन्होंने कोटा में शासन किया है क्रांतिकारियों ने। उसके बाद में राम सिंह द्वितीय की जो सैन्य तोपों की सलामी थी वो कम कर दी जाती है, और मदन पाल की जो तोपों की सलामी है वो बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से कोटा में क्रांति का अंत हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सा क्षेत्र है जहां पर सैनिकों, जो सैनिक छावनी ना होते हुए भी क्रांतिकारियों ने अच्छा परफॉर्मेंस या विद्रोह किया है, तो वो है कोटा। यानी एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर कोई भी सैनिक छावनी ना होते हुए सुनियोजित और सुनियंत्रित तरीके से अंग्रेजों का विद्रोह किया है, विरोध किया है या क्रांति की उनके विरुद्ध, तो वो कोटा नाम आता है। अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगह है, जैसे तांता टोपे है, तांता टोपे भी आते हैं, क्योंकि भारत में क्रांति चल रही थी, तांता टोपे भी राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं। तो मांडलगढ़, वो भीलवाड़ा में आते हैं सबसे पहले तांता टोपे। तो इन्होंने भी युद्ध लड़े थे, कुआड़ा का युद्ध लड़ा था रॉबर्ट 9 अगस्त 1857 को। तो यहाँ कुआड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में जो रॉबर्ट्स और तांता टोपे के मध्य होता है, तो उसमें तांता टोपे की हार होती है। इसके बाद में ये जयपुर में भी जाते हैं, तो लेन माउथ वगैरह हैं, मेजर लेन माउथ, ये इनको पराजित करते हैं, तो यानी इनको भगाते हैं। एक बांसवाड़ा में भी आते हैं, उसके महारावल लक्ष्मण सिंह है बांसवाड़ा के शासक, उनको पराजित करते हैं, मेजर लेन यहाँ से इनको भगाते हैं, ठीक है ना। जब जयपुर जाते हैं तो जयपुर में इनका दमन किया जाता है तांता टोपे का। तो जयपुर में ईडन थे, ईडन इनका दमन करते हैं। उसके बाद में ये ऐसा कहा जाता है कि तांता टोपे हैं, कई जगह गए, राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे, एक जैसलमेर को छोड़ करके, लेकिन इनका साथ नहीं मिला था। इनको यानी साथ देने वाले नहीं थे, क्योंकि क्रांति राजा थे, राजा भी अंग्रेजों के ही अधीन पड़े थे, वो भी ज्यादा नहीं क्रांतिकारियों का साथ देते थे, क्योंकि वो भी संधियों में बंधे हुए थे। क्योंकि 1817-18 में जो संधियां हुई थी आश्रित पार्थक्य की, उनके तहत राजा महाराजा थे, वो भी बंधे हुए थे अंग्रेजों के साथ में, इसलिए वो अंग्रेजों का विद्रोह नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद में दोस्तों तांता टोपे जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में गए थे, और वैसे सहयोग नहीं मिला था ज्यादा। 2 बार राजस्थान में आए थे, या राजपूताना में आए थे तांता टोपे। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है तांता टोपे के बारे में कि जठे गयो जंग जीतियो, खड़के बिन रखेत, और तगड़ो लड़ियो तांतियो हिंदुस्तान हेत। यानी हिंदुस्तान के हित के लिए तगड़े लड़े थे कौन? तांता टोपे। तो इस तरह से इन्होंने काफी अच्छा किया, लेकिन अंत में फिर ये फांसी पर लटका दिए जाते हैं। नरवर के जंगलों में इनको पकड़ लिया जाता है, और मानसिंह नरूका वगैरह है, उनके विश्वासघात के कारण ये पकड़े जाते हैं। तो इनको फांसी दे दी जाती है, बाग न्यायालय है, सैनिक बाग न्यायालय, उनके द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है, और इनको फांसी दे दी जाती है। तो बाद में इसके बाद में दोस्तों वैसे तांता टोपे को सैनिक 7 लाख रुपए दिए थे, वो बूंदी के सरकारी कोष से दिए गए थे, राम सिंह हड़ा ने दिए थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये सूर्यमल मिश्रण ऐसा बताते हैं कि उनको सहायता मिली थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक एक रोटी के लिए 1-1 रुपए देना पड़ता था इन्हें। तो इस तरह से ये इनका भी अंत होता है तांता टोपे का। और छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। धौलपुर में भी विद्रोह हुआ था, जहां बाहर के ही क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया, देवा गुर्जर के नेतृत्व में हुआ था, बाहर के क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया, और यहाँ जो दमन किया गया था वो बाहर के ही थे, मध्य प्रदेश से ही सैनिक थे वो, और वहीं के अंग्रेज, वहीं से आई थी टुकड़ी, इनका वहां के शासक वगैरह ने टुकड़ी भेजी थी दमन करने के लिए क्रांतिकारियों का।
उसके बाद में जयपुर की बात करें तो जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत है कि जहां की जनता ने भी, देखो शासक ने, राजा ने तो साथ दिया था, राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ दिया था क्रांति में, लेकिन बाकी जनता ने भी साथ दिया था, तो इसलिए उनको सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। अंग्रेजों ने किसकी, सितार ए हिंद की उपाधि दी थी राम सिंह द्वितीय को। तो ऐसा भी है। इसके अलावा एक अलवर की बात करें तो अलवर के शासक थे बने सिंह, उन्होंने अपनी सेना अंग्रेजों को सहायता देने के लिए कहां भेजी थी, आगरा भेजी थी, और जब वहां से लौट रही थी तो क्रांतिकारियों ने अछनेरा के पास में उसे सेना, उस अंग्रेजों वो सेना को लूट लिया था। एक बीकानेर के शासक आते हैं सरदार सिंह। बीकानेर के सरदार सिंह ऐसे शासक हैं, एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के लिए जो स्वयं सैनिकों को स्वयं अपनी सेना लेकर के कहा, राजस्थान से बाहर गए, आउट ऑफ राजपूताना गए हैं। हिसार वगैरह वहां युद्ध लड़ा है, लेकिन उनमें हारे भी थे, क्रांतिकारियों ने इनको पटकनी भी दी थी। तो इस तरह से ये थे। उसके अलावा और तो अब अगर आपसे और छोटे छोटे बिंदु रहते हैं कि राजस्थान की क्रांति का पहला शहीद कौन है, तो राजस्थान की क्रांति का पहला शहीद है, चुप बेटा चुप, 1857 की क्रांति का पहला शहीद राजस्थान से, तो वो है अमरचंद बाटिया है, जो राजस्थान क्रांति का पहला शहीद है, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। इनको भी फांसी दी गई थी क्योंकि ये सैनिकों के लिए, वो क्रांतिकारियों के लिए सहायता उपलब्ध करवा रहे थे। ग्वालियर वगैरह इधर चले गए थे, तो वहां नौकरी करते थे, तो वहीं से सहायता कर देते थे, जो सरकारी माल था उसको भेज देते थे, क्रांतिकारियों को पहुंचा देते थे। तो उसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी। बीकानेर के थे अमरचंद बाटिया। उसके अलावा 1857 क्रांति के दो विजय स्तंभ हैं, वो आपके पाली में है, आउगा पाली में, दोनों जो ठाकुर प्रसाद सिंह की विजय के प्रतीक माने जाते हैं, वो विजय स्तंभ 1857 की क्रांति के। 1857 की कुलदेवी की बात करें तो वो है शुगाली माता। कौन है? शुगाली माता। इसके अलावा मोलकरा मीठा ठग जो कहा है, वो शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को कहा है। ठीक है। इसके अलावा और भी ये क्रांति है, इसका समापन होता है कहां से? सीकर से होता है, यानी सीकर में इसका समापन होता है। और इस तरह से दोस्तों, अगर हमने पूरा प्रयास किया है कि 1857 क्रांति को कंप्लीट एक रिवीजन क्लास में, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करें, वीडियो भी शेयर करें, और हमारी जो वीडियो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर दें उसके लिए। तो दोस्तों, प्रयास है, जैसा समय मिलता उसी हिसाब से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस आप लोगों का जो तैयारी करने वाले हैं और जैसे भी जो भी हैं, सब्सक्राइब करवाएं और जरूर सहायता करें, क्योंकि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अच्छा करें और आपके लिए करें। तो आपके लिए हम समय निकाल करके थोड़ा अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जरूर सहयोग सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो दोस्तों, और वैसे पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस